कि अब सिर्फ 30 मिनट का वक्त बचा है और उसके बाद शुरू होगी मतगणना। और जिस तरह से आप देखिए बीजेपी के भी तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। ये सभी दावे कितने सच्चे साबित होंगे, ये बस आधे घंटे का वक्त अब आप देखिए, उसके बाद मतगणना शुरू होगी। सुबह 8 बजे का वक्त तय किया गया है मतगणना का। 19 जगहों पर वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 70 विधानसभा सीटें, कांटे की टक्कर, तमाम दावे, तमाम वादे जनता से किए गए। और जब 60% से ज्यादा वोटर टर्नआउट सामने आया तो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल्स ने भी अपने अनुमान लगाए। 12 एग्जिट पोल ने बीजेपी को जीत बताई। आम आदमी पार्टी को 2 एग्जिट पोल बता रहे थे कि वापसी होनी है इस पार्टी की चौथी बार। और उसके बाद फिर यह सवाल कि क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि राजनीतिक दलों के तमाम ऐसी बातें सामने आई। कुछ ऐसे भी आंकड़े सामने आए एग्जिट पोल्स में जिन्होंने काफी कंफ्यूज भी कर दिया। लेकिन जनता जीत का स्वाद किसको चखवाएगी, यह तो कुछ घंटों बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मतपत्र के बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। सबसे पहले मतपत्र जिनकी गिनती होगी। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत जरूर मिली है, लेकिन असली बहुमत किसको मिलेगी यह सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प थे। आप देखिए, एक तरफा चुनाव इस बार दिल्ली में हुए ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई रणनीति ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाई थी। और इसके अलावा आप देखिए, पिछले 10 सालों से जब आम आदमी पार्टी काबिज थी तो एंटी इनकम्बेंसी का भी कहीं ना कहीं प्रभाव आम आदमी पार्टी ने झेला है। भ्रष्टाचार के आरोप, केजरीवाल का जेल जाना, जिसने माहौल को थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जरूर किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनावी प्रचार प्रसार में ताकत को झोंकना, सिंपैथी कार्ड खेलना, लोगों के दिलों तक अपनी आवाज को एक बार फिर पहुंचाने की कोशिश करना, क्या इस बार काम करेगा, यह देखने वाली बात होगी। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। तो देखिए, मनीष सिसोदिया को आपने सुना, बड़े दावे कर रहे हैं। जंगपुरा से इस बार प्रत्याशी हैं, पटपड़गंज से अब तक चुनाव लड़ते आए, लेकिन इस बार जंगपुरा की जंग में उतरे। और जिस तरह से आप देखिए मनीष सिसोदिया ने दावा किया है, देखना होगा जितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या जनता ने उतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें वोट दिया है या नहीं दिया है। देखिए, मैंने शुरुआत ही कालका जी मंदिर से मां काली के दर्शन और आशीर्वाद से की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, उसका एक ही है मकसद, सेवा। और मैंने आज माँ से फिर वही कहा है कि मुझे लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके पास आते हैं, अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपनी समस्याएं लिखकर मुझे बस जरिया बना लो। सब देखते हैं माँ का क्या फैसला है, मैं तो बस जरिया बनने आई हूँ। देखिए, पार्टी ने खूब मेहनत की, हम सब ने खूब मेहनत की, जमीन पर रहे, लोगों में रहे, लोगों के मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा है। अब दिल्ली जो फैसला करेगी, सर माथे पर लेकर, जो आदेश हमारे लिए होगा उसको लेकर आगे बढ़ेगी। देखिए, अलका लांबा को आपने सुना, कालका जी सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। और इस बार तो कांग्रेस भी दावे कर रही है कि हमने मेहनत की है, जनता तक आवाज पहुंचाई है। और यह दिलचस्प बात रही कि लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने अलग दावे वादे किए। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो पेटियां हैं जिसमें इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद है। आप देखिए, फुल प्रोटोकॉल, फुल सिक्योरिटी के साथ इन्हें मतगणना स्थल पर लाया जा रहा है। ये पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली की तस्वीर इन पेटियों में ही कैद है। पोस्टल बैलेट का ये बॉक्स आप देखिए, काफी कॉन्फिडेंशियल जगह पर इन्हें रखा जाता है मतदान के बाद। और उसके बाद अब आप देखिए, जब ये बॉक्स खुलेगा तो किसके लिए सौगात लेकर आएगा, ये कुछ ही वक्त बाद हमें पता चलेगा। तो इस बार अरविंद केजरीवाल जो लगातार दिल्ली में अपना परचम लहराते आए हैं, क्या उनकी वापसी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार इतिहास रचेगी, 27 साल बाद वापसी करेगी।
तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये पेटी जिसमें कैद है प्रत्याशियों की किस्मत। इस पेटी को पहले खोला जाएगा, मतपत्रों को गिना जाएगा और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी ईवीएम की। तमाम प्रत्याशी और इन प्रत्याशियों के दावे, जनता से किए वादे, जनता इन वादों पर कितना भरोसा की है, ये तो आप देखिए जनता के आशीर्वाद से ही स्पष्ट होगा। और अब वो समय नजदीक आता जा रहा है जब मतगणना शुरू होगी। आज का दिन दिल्ली के लिए बेहद खास, चुनावी माहौल जिस तरह से दिल्ली में बना और इस माहौल में अलग अलग रंग भी देखने को मिले, तमाम आरोप भी लगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, फर्जी एग्जिट पोल हैं या नहीं, एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सच्चे हैं कितने झूठे, तमाम ऐसी बातें आपने लगातार टीवी चैनल्स पर देखी होगी। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और चूंकि इस विधानसभा चुनाव पर उन्होंने पैनी नजर रखी। शैलेंद्र जी, 70 विधानसभा सीटें, तमाम दावे वादे, काफी घमासान युद्ध, मतदान का दिन बीत गया और आ गया मतगणना का दिन। क्या लगता है, क्या आज दिल्ली में होने जा रहा है? देखिए, जो संकेत बता रहे हैं वो बदलाव के बता रहे हैं, हालांकि एग्जिट पोल की माने तो। लेकिन ये पूरा चुनाव बड़ा दिलचस्प है, पूरे न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ तय होना है आगे। कि एक तो अगर 27 साल का सूखा बीजेपी खत्म करती है तो उसके लिए एक मॉरल जीत होगी, और अगर आप और कांग्रेस के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा इंडिया ब्लॉक की दृष्टि से। लेकिन हम पूरा चुनाव देखें तो ये बड़ा दिलचस्प रहा है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया है ना, तो इसलिए अभी भी हालांकि एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बता रहे हैं, लेकिन मुकाबला कांटे का है और अच्छे एक्सपर्ट भी ये आखिरी तक तय नहीं कर पाए कि हाँ किसकी तरफ हवा बह रही है, क्योंकि मुद्दे लगातार बदलते रहे, कोई एक दो मुद्दा, कोई एजेंडा या कोई नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। अगर हम बात करें तो केजरीवाल पर केंद्रित रहा पूरा चुनाव, केजरीवाल ही इसमें केंद्र में रहे। आखिरी में बीजेपी ने जोर मारा और चुनाव को अपनी पिच पर लेकर आया, नहीं तो पूरे 15 दिन ये आपकी पिच पर चला है मैच पूरा, अगर हम कहें इलेक्शन के प्रचार की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी, कांग्रेस का जो इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा चुनाव में, या कहें कि पूरी ताकत उन्होंने नहीं लगाई, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये उसमें नुकसान है, तो बाद में प्रियंका और राहुल दोनों मैदान में उतरे। अब ये निर्भर करता है कि वो किसका वोट काटते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने अच्छा वोट काटा तो बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ 4% वोट था कांग्रेस के पास। अगर वो 8 या 9 या 10% पर आए तो बीजेपी को निश्चित रूप से कुछ सीटों पर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा, दलित वोट बटेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और पूरा अगर हम देखें शुभांगी, तो 15% वोट है जो फ्लोटिंग वोट है दिल्ली में, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि आपने यहाँ का ट्रेंड देखा होगा लोकसभा और विधानसभा में। लोकसभा में आतिशी जी कुछ और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे, और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है।
मत मेरी भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी, मैं हमेशा मतभेद रहे जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने ना किसी का वोट काटा है, ना किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है, 3 में से 1 नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी, मैं कालका जी में सारा समय रही, मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। आपको लगता है कि और मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और अतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। जो महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप एक महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए, जो वोटर थी महिलाएं उनमें प्रभाव छोड़ पाए? जो देखिए समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज है। मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए। मशीनें लग चुकी हैं, पहला राउंड 8 बजे शुरू हो जाए। एक सेकंड, हाँ 1 सेकंड, हाँ आज तक आप कांग्रेस पार्टी को किस रूप में देख रहे हैं? बड़ा दखल रहेगा आने वाली भैया लाइव है। देखिए हमारी बहुमत की सरकार बने, हम विपक्ष में बैठे, हमारा एक कुछ भी हो, कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को। दिल्ली वालों की लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह से लड़ेगी। जी अलका लांबा के साथ मुकाबला था कितना तो दिल्ली वालों की लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। शैलेन जी आपने देखा कितने कॉन्फिडेंटली अलका लांबा एक एक्सपर्ट की तरह एडवाइस दे रही हैं कि देखिए हमने चुनाव लड़ा है, हम किसी का वोट काटने नहीं आए थे। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जीतने वाले हैं। कांग्रेस का जो ये स्वभाव इस बार के चुनाव में दिखा, काफी बैलेंस्ड नजर आई कांग्रेस। बार बार कहा जरूर जा रहा है कि ये वोट काटकर बीजेपी के हित में काम करेंगे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। एक और पक्ष शैलेन जी हमने काफी ज्यादा गौर से देखा कि मुस्लिम जो वोटर्स थे उनका जो एक समीकरण हमेशा से आप देखिए एक मुश्त वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलता था, इस बार AIMIM कैंडिडेट्स ने भी काफी इस पे चोट पहुंचाई। क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इस बार आम आदमी पार्टी पीछे हो जाए? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, कांग्रेस आप कह रही थी कांग्रेस बैलेंस नजर आई, बैलेंस नजर नहीं आई, असमंजस में नजर आई। क्योंकि उसका पूरा आप कैंपेन देखें तो पहले तो उसने स्टार्ट अच्छे से लिया, फिर बीच में 14 दिन राहुल गांधी गायब हो गए, फिर बाद में उन्होंने ताकत लगाई, तो कांग्रेस असमंजस में नजर आई। उसकी वजह थी इंडिया ब्लॉक से उस पर जो प्रेशर पड़ रहा था, और राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दुश्मन नंबर 1 उनकी बीजेपी है। उनको ये लगा कांग्रेस को कि हम सक्रिय हो तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, लेकिन फिर राहुल गांधी को ये समझाया गया कि अगर हम यहाँ पर सक्रिय नहीं हुए तो आपका जो वोट है जो कांग्रेस से ही उसने छीना, वो और मजबूत होते जाएगा और आगे हमको दिक्कत हो जाएगी कि उसकी ज़मीन को पाना मुश्किल होगा। तो फिर राहुल गांधी सक्रिय हो, तो ये पूरा गणित कांग्रेस का रहा। रही बात मुस्लिम वोटर की, देखिए शुभांगी, ये जरूर है कि एक मुश्त वोट पहले कांग्रेस को जाता रहा था, पूरे देश में ही जाता रहा था बीजेपी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ, लेकिन दिल्ली में आपने उसको छीना और उसके बाद पंजाब में भी ये हुआ, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया आपकी तरफ। तो ये वोट बटेगा तभी, अगर कांग्रेस सक्रिय हुई तो वोट बटने के चांस है, लेकिन ये तभी बटेगा जब कांग्रेस प्रत्याशी ये भरोसा दिला देंगे मुस्लिम वोटर्स को कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि वोट कंसोलिडेट होगा मुस्लिम वोट, और वो आपको या कांग्रेस को जिताने के लिए नहीं डाला जाएगा, वो बीजेपी को हराने के लिए डाला जाएगा। तो इसलिए अगर भरोसा दिला पाया कांग्रेस कैंडिडेट कि वो जीत रहा है या कांग्रेस जिता, भरोसा दिला पाई, तभी ये कंसोलिडेट होगा। इसलिए इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, और यही गणित AIMIM के साथ है। इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि ये वोट, जब तक भरोसा नहीं होगा मुस्लिम वोटर्स को, तब तक ये आपसे कहीं जाएगा दूर। दूसरा समीकरण है कांग्रेस के साथ दलित वोटर्स का। तो दलित वोटर्स में तो पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने भी काफ़ी सेंध लगाई है, और इस बार तो पूरा फोकस था बीजेपी का झुग्गी झोपड़ी में। वो ऊपर से भले ही नहीं दिखा, लेकिन संघ जो खबरें हैं, संघ ने जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में काम किया, वो कोर वोटर है आपका, तो वहाँ पे काफ़ी डेंट किया है, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी ने। तो वो एक मुस्लिम वोटर 12% या 13% हो गया, 17% दलित वोट हो गया, और तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है पूर्वांचलियों का 25% करीब। तो ये तीनों काफ़ी कुछ डिसाइडेड है, और इसमें बीजेपी ने इस बार बड़ा स्पेसिफिक रणनीति बनाकर काम किया है। मुस्लिम वोटर अगर छोड़ दें तो दलितों और पूर्वांचलों के लिए, पूर्वांचली में भी काफ़ी पैठ थी। हालांकि पहले आपने देखा होगा कि पहले 2 इलेक्शन में, इसके पहले मनोज तिवारी को आगे किया जाता था, टारगेट यही पूर्वांचली होते थे, लेकिन उसके बाद वो फेस ऐसा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसलिए इस बार बीजेपी ने रणनीति बदली,
योगी आदित्यनाथ भी उस मकसद से गए। तो पूर्वांचली, दलित और मुस्लिम, ये तीनों फैक्टर समीकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वोट और समीकरणों की बात की जाए तो फ्लोटिंग वोटर काफ़ी है दिल्ली में। आपने देखा होगा लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों में काफ़ी अंतर आता है, जबकि 9 महीने का अंतर है मात्र चुनाव की अवधि देखें तो। जो बीजेपी 54% लाई है लोकसभा में, वो विधानसभा में रह जाती है 38 से 32% के बीच पिछले 2-3 चुनाव में देखें तो 15-16% जो फ्लोटिंग वोटर है, ये मतलब दिल्ली में केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल और देश में मोदी इस पैटर्न पे काम करता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने देखिए कोई फेस आगे नहीं किया, क्योंकि फेस आगे करने से केजरीवाल के सामने फिर वो फीका पड़ता और मोदी से सीधी लड़ाई जो केजरीवाल की है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती। तो इस बार और मोदी स्वयं गए चुनावी रैली में, उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली में काम करने का मौका दीजिए, मैंने पूरे देश में काम करके दिखाया है, तो मेरे को दिल्ली वालों ने मौका नहीं दिया। 27 साल से बीजेपी वहाँ पर सत्ता में नहीं है। तो एक अपील की गई। तो ये जो फ्लोटिंग वोटर ही इसके टारगेट में था कि अगर ये फ्लोटिंग वोटर है, 7-8% भी लोकसभा और विधानसभा में अंतर, वो वोट अगर इधर आया और बीजेपी 38 से बढ़ के 45, 46, 47% वोट परसेंट में गई, तो उसकी निश्चित रूप से सीट बढ़ेंगे और सरकार बनाने की स्थिति में भी वो आ सकती है। तो ये पूरा गणित रहा है वोटों का, चाहे हम जाति समीकरण कहें, चाहे वोटों का समीकरण कहें। और जहाँ तक मुद्दों की बात है सुभागी, इस बार मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण स्पेसिफिक रहे, क्योंकि पहले ये भ्रष्टाचार से शुरू हुआ कि आपके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से कैंपेन शुरू किया बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी को ये लगा कि ये तो सिंपैथी गेन कर सकते हैं इसमें अरविंद केजरीवाल, तो उस मुद्दे को थोड़ा सा छोड़ा उन्होंने साइड में। इस बीच केजरीवाल हावी हो गए, फ्रीबीज पे लड़ाई छिड़ गई और केजरीवाल ने ये फैलाना शुरू किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आपको 25,000 का नुकसान होगा जो योजनाओं से परिवारों को मिलता है आपकी योजनाओं से। तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम जो अभी सरकार चल रही है उसकी योजनाओं को चालू रखेंगे। तो उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे गई। तो ये मुद्दे भ्रष्टाचार से फ्रीबीज पे शिफ्ट हुए। उसके बाद बीजेपी इस चुनाव को पूरा बुनियादी मुद्दों पर लाई, और बुनियादी मुद्दों में फिर यमुना की सफाई से जुड़ा, फिर रोडों से जुड़ा। केजरीवाल ने माफ़ी भी मांगी कि हम 3 काम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उस आपदा को भी अपने अवसर में तब्दील किया और जहर वाली यमुना में जहर घोला है हरियाणा सरकार ने, इस तरह की बातें हुई। तो ये चुनाव पूरा ऐसे चला है। लेकिन फिर टर्न हुआ एक तारीख को जब बजट आया, जब मिडिल क्लास को एड्रेस किया बहुत अच्छे से, 12 लाख पर टैक्स फ्री किया, तो बहुत बड़ा मिडिल क्लास है दिल्ली में और वही चेंज करता है। और बीजेपी को ये लगता है कि यही एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज़्यादा असर होगा, क्योंकि ये जो वर्ग है वो ज़्यादा प्रभावित है। और एक अजीब टाइप का ध्रुवीकरण भी हुआ दिल्ली चुनाव में, मिडिल क्लास वर्सेस लोअर क्लास। तो उसका फ़ायदा भी बीजेपी उठाना चाहती है और बजट ने उसको सपोर्ट किया। तो पूरा चुनाव ऐसे चला है, आप देखिए। और ये आके आखिरी में टिका है मिडिल क्लास पे। अगर मिडिल क्लास पलट गई और बीजेपी की तरफ आई तो आप और केजरीवाल के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। और यही उम्मीद लगा के बैठी है बीजेपी, और एग्जिट पोल में भी वही असर दिख रहा है। जी, निश्चित तौर पर आप देखिए शैलेंद्र जी, जिस तरह से आप विश्लेषण कर रहे थे, चाहे वो वोटर्स हो चाहे वो समीकरण हो, इस बार का जो चुनाव था काफी सधा हुआ हमने देखा और एक तरफा जाता, कहीं एक और बहता हुआ नहीं। तभी आप वोटर्स को भी फ्लोटिंग वोटर्स का नाम दे रहे हैं। और इस बार क्या जिस तरह के हालात दिल्ली में बने हैं, जो दावे किए जा रहे थे, निश्चित तौर पर आप देखिए अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को भी चोट पहुंची है, लेकिन उस हद तक नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता को समझदार जनता भी कहा जाता है। तो अब देखना होगा इस बार क्या कुछ फैसले आते हैं सामने। कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है, 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और आप देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटिंग का काउंटडाउन। जल्द ही हम अब देखेंगे कि तस्वीर कितनी साफ हो जाती है।